जी, आज जो हम सबको क्लास 8 अध्याय 3 का ग्रामीण समाज के बारे में पढ़ना है कि अंग्रेज लोगों के टाइम पर ग्रामीण में क्षेत्र में टैक्स वसूलने के लिए, टैक्स मतलब लगान वसूलने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या किया। जैसे क्या देखो रे बाबू, अंग्रेजों ने जानते हो 3 तरह की व्यवस्था अपनाई। और जब अंग्रेज लोग जब शुरू में जब आए तो टैक्स लगाने का जो सिलसिला रखा वो क्या 10 साल के लिए उन लोगों ने क्या किया जी, एक मतलब कि 1789 में क्या क्या एक एग्रीमेंट किया और बोला क्या कि हम लगातार क्या करेंगे, 10 साल के लिए क्या करेंगे जी, ज़मींदार के साथ करार किया कि बोला कि देख भाई, हम 10 साल तक हम टैक्स क्या करेंगे, नहीं बढ़ाएंगे। कब? ये 1789 के आसपास की बात है। तो ठीक है भाई, टैक्स नहीं बढ़ाओगे तो कोई बात नहीं है, इन किसान का भी ध्यान में रखना है। तो इस तरह करके बाबू क्या किया जी, पहली बार 1789 में अंग्रेज लोगों ने क्या किया जी, लगान व्यवस्था की शुरुआत की। हालांकि उससे पहले लगान व्यवस्था था, ऐसा बात नहीं था, लेकिन बाबू ये जो एग्रीमेंट टाइप का जो लगान व्यवस्था था वो 1789 में ही पहली बार देखने को मिला। तो देखो जी, 1789 में लगान व्यवस्था के लिए अंग्रेज लोग लगान को वसूलने के लिए, लगान माने टैक्स को वसूलने के लिए 1789 में पहली बार बाबू क्या किया, प्रयास किया कि इसको लागू ही कर दिया। उस समय जो एक तय किया कि 9/10 भाग क्या किया जी, लगान वसूले गए लगान का क्या किया, 9/10 भाग तय किया। और इसी चीज़ को आगे चल करके 1793 में अस्थाई बंदोबस्ती नाम दे दिया, अस्थाई बंदोबस्त नाम दे दिया गया। और इसके तहत, इस व्यवस्था के तहत अंग्रेजों को, इस व्यवस्था के तहत अंग्रेजों को बाबू 45%, मान लो 100 मन अगर किसी किसान का अगर यदि अनाज उपजा, 100 मन अगर क्या क्या किसी किसान का अनाज उपजा, तो उनमें से 45 मन मान लो कि 100 मन क्या क्या किसी किसान का अनाज उपजा, तो उनमें से बाबू जानते हो 45 मन जो अनाज है वो अंग्रेज को टैक्स के रूप में देना होगा, ये अंग्रेज लेगा टैक्स के रूप में। उसके बाद देखो 15 मन बाबू जमींदार और उसके करिंदे लेंगे जो वसूलते थे, जमींदार और जो वसूलने वाले होते थे वो लेंगे। बाकी बचा जो 40 मन, 100 मन में ही तो धान है ना, बाकी बचा 40 मन, यही 40 मन ही क्या कर सकता था, किसान वसूल कर सकता था। ये बाबू ये हाल था। देखा अंग्रेज लोगों ने क्या किया, अस्थाई बंदोबस्ती के तहत ऐसा व्यवस्था ला दिया कि घुरा फिरा करके वो किसान बर्बाद, सारा पूंजी लगाता किसान, सारा मेहनत सारा पूंजी लगाने के बावजूद भी मात्र अगर मान लो किसी किसान का 100 मन अगर बाबू धान हुआ या तो फिर मकई हुआ, तो 100 मन में से 45 मन खाली किसको देना होता था, अंग्रेज को, और 15 मन किसको, जमींदार और वसूलने वाले को, और मात्र बाबू 40 मन क्या किया था जी, वो किसान को देना, किसान का होता। तो किसान है ना बर्बाद हुआ जी इससे जी, ये किसान ही ना बर्बाद हुआ। ये तो जो था किसके तहत, अस्थाई बंदोबस्ती के तहत। इसमें बाबू अब क्या किया जी, अंग्रेजी सरकार ने जमींदारों से करार कर दिया कि भविष्य में इस तरह का ये जो 40 मन किसान रखेगा, 15 मन तुम लोगे और 45 मन क्या करेंगे, हम लेंगे, इस चीज़ पर बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जमींदार को लगन की तय राशि नियत तिथि पर सूरज डूबने से पहले सरकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य था। यानी जितना बाबू मान लो क्या कि टैक्स होता है, मान लो कि 100 मन अगर किसी किसान का अगर मकई हुआ, अगर 45 मन और 15 मन 60 मन अगर यदि वो धान अगर या मकई जमा नहीं करता था वो कब, सूरज डूबने से पहले, सूरज डूबने से पहले अगर बाबू कोई किसान मान लो जमा नहीं कर पाता, कोई किसान जमा नहीं कर पाता रे बाबू, तो उसकी ज़मीन को क्या करता था जी,
उसकी ज़मीन को नीलाम कर दिया जाता था। अब कहानी ख़त्म तो रहा, हाँ ख़त्म तो रहा ज़मीन का कहानी। ये बाबू अंग्रेज लोग के टाइम पर बाबू क्या था जी, इस तरह का वो प्रेशर था। सोचो क्या हाल होता होगा। सूरज डूबने से पहले पहले उसको टैक्स उसको हर हाल में क्या करना होता था, जमा करना होता था। एक तो बाबू सारा अनाज उपजा करके 60 मन धान उसी को चला गया, बचा 40 मन। अगर यदि थोड़ा सा लेट सेट हो गया तो बाबू डायरेक्ट क्या कर, उसका ज़मीन किसान का ख़त्म हो जाता था। और ये व्यवस्था पता है जो अपना एरिया में लागू था। बंगाल यानी बंगाल बिहार, अपना एरिया का बात है। बंगाल बिहार उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के बाबू कुछ हिस्सों में बाबू ये व्यवस्था लागू था। ये बाबू इतना हालत ख़राब था। और हम लोग के एरिया में भी बाबू जानते इसका कोठी बना हुआ है अभी भी बाबू। जो मनसाई रेलवे स्टेशन है ना, अभी शायद कोठी तोड़ दिया कि क्या उसके पीछे बना हुआ था, एकदम रेलवे स्टेशन से पीछे। अभी फ़िलहाल बाबू रोशना जो है ना, रोशना बाज़ार, वहाँ पर अभी फ़िलहाल है। मेदिनीपुर है ना, मेदिनीपुर, वहाँ भी कोठी बना हुआ है। कटिहार में बाबू लाल कोठी है, वहीं पर अभी भी है। अगर बाबू उस सब जगह पर अगर अब जमा नहीं करता अनाज तो डायरेक्ट क्या करता जी, सीधे बाबू जानते हो सीधा आपका ज़मीन नीलामी कर दिया जाता था। और वो सब पहले करता था, बाग वाला घर पर जमा करता था। जैसे हम लोग कह रहे हैं, बाग वाला घर कहाँ पर है बाबू, कुमारीपुर में, यहाँ पर है। ये जो आपका रास्ता जाते हुए, सोचो पहले क्या करता था जी, पटवारी और जो ताल्लुकदार होता था, इस सब बाबू क्या करता था, वो सब अनाज सबको टैक्स वसूल करके बाग वाला घर में जमा करता। नवाबगंज में है, बानीपुर में भी है। ये जमा करता कहाँ पर, पूरे गांव का वसूल करके बाग वाला घर में। फिर बाग वाला घर से डायरेक्ट जाता था कोठी में, और कोठी से फिर डायरेक्ट फिर चल जाता था कहाँ, अपना अंग्रेज का देश। यह सिस्टम था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई कि अस्थायी बंदोबस्ती कब शुरुआत किया गया, तो 1793 में। इसके तहत कितना 45% किसको अनाज मिलता था, अंग्रेज को, 15% जमींदार और टैक्स वसूलने वाले को, और मात्र 40 कितना किसको मिलता था, मात्र किसान को। ऊपर से जो किसान सूरज डूबने से पहले अगर यदि टैक्स जमा नहीं करता तो उसका ज़मीन क्या करता जी, ख़त्म कर लेता। इस तरह का व्यवस्था कहाँ लागू था, तो बंगाल बिहार उड़ीसा आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में। अभी भी बाबू वो सब बिल्डिंग है। अभी आपका नवाबगंज में भी बनल है उस तरह बाग वाला घर, अभी भी है। अभी जानते हो रोशना हटिया में बहुत बड़ा कोठी है उसका, मेदिनीपुर में है, हम बोले ना बहुत जगह पर अभी भी है। आपको कुर्सेल जाते हुए रास्ता में भी एगो है। तो ये सब बाबू जानते हो अंग्रेज लोग क्या था जी, ये लगान वसूलने के लिए इस तरह का बाबू व्यवस्था करते थे। ठीक है, अब इसके अलावा बाबू ज़मींदारों को भी बाबू क्या करना होता था जी, अगर मान लो क्या कि अगर ज़मींदार अगर बाबू होता क्या था, टैक्स जमा नहीं कर पाता तो ज़मींदार को भी अपनी ज़मीन गिरवी रखनी होती थी, उसको भी इस तरह करके नहीं छोड़ता था। इसके बाद धीरे धीरे बाबू इस व्यवस्था को क्या कर दिया जी, कंपनी ने 1815 से 20 तक के बीच में वो ये व्यवस्था को समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि बाबू ये व्यवस्था में जानते हो जी बहुत ज़्यादा मतलब जो खास करके बाबू जो ज़मींदार हुआ, ज़मींदार बाबू जानते हो कुछ करता नहीं था, लेकिन ज़मींदार बाबू और दिन प्रतिदिन माला माल हो गया। कंपनी घाटे में चलने लगा लेकिन ज़मींदार माला माल हो गया। बोलो कैसे? झूठा अंग्रेज सरकार को सुना दिया कि इस बार टैक्स वसूल होबे नहीं किया है, इतने टका मात्र वसूल हुआ, इतना ही धान उपजा, इतना ही गेहूँ उपजा। लेकिन इधर भीतर बाबू ज़मींदार क्या हुआ, जो माला माल हो गया। ज़मींदार क्या हुआ, अब अंग्रेज थोड़ी देखने के लिए आया रैयत के पास कितना हुआ है नहीं हुआ है, अरे इधर अपना ज़मींदार क्या माला माल हो गया। जब ज़मींदार देखा क्या कि माला माल हो गया, तब बाबू बोला कि नहीं अब ज़मीन, अब इस चीज़ को अब हटाओ। तब जाकर के फिर व्यवस्था लेकर के आया क्या कि मतलब जो रैयतवाड़ी व्यवस्था, कौन व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। हम लोग अस्थाई बंदोबस्ती पढ़ा, अस्थाई बंदोबस्त पढ़ा, अब आएगा कौन, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या किया गया जी, ये जानते हो दक्षिण और पश्चिम भारत में इसको शुरू किया गया। इसमें किसानों से डायरेक्ट एग्रीमेंट किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या किया गया जी,
डायरेक्ट किसान से एग्रीमेंट किया गया, किसान से। किससे? किसान से। हाँ, और किसी नए व्यक्ति को ज़मीन बनाकर सीधे, इसमें जान तो कोई ज़मींदार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रखा, डायरेक्ट किसान से। अंग्रेज आएगा अपना, अंग्रेज का अधिकारी लोग आएंगे, आकर के जो टैक्स होगा उसको वसूलेंगे। इसके लिए क्या किया गया जी? इस व्यवस्था के तहत पहले उपज देखा गया कि हाँ भाई किस ज़मीन पर कितना उपजता है, उपजाऊ देख लिया, ये ठीक है व्यवस्था। उपजाऊ देख लिया, देख लेने के बाद वो उसका एवरेज निकाला गया। हाँ, ऐसा नहीं कि सब में एक के जैसा टैक्स लगा दिया, ऐसा नहीं किया। पहले देखा कि कौन खेत में कितना उपजता है, कहाँ कितना उपजता है, उसके अनुसार बाबू एवरेज निकाल करके वो टैक्स लगाने का शुरू किया। लेकिन यह जन तो अस्थायी नहीं था, इसमें डायरेक्ट बाबू एकदम 50% टैक्स लगा दिया। मान लो किसी किसान का, मान लो अगर मान लो कि 100 मन मकई हुआ, 100 मन मकई हुआ, कितना? 100 मन मकई हुआ तो 50 मन डायरेक्ट टैक्स। ये ठीक था, आधा, ये ठीक था। तैयो तो कम से कम 10 मन किसान का बचा ना जी। लेकिन उसमें तो किसान का मात्र अस्थायी बंदोबस्त में कितना बचता था? 40 से बचता था। और ऊपर से जमींदार भी क्या कर, उसको परेशान करता था। उसको अगर यदि सूरज डूबने से पहले टैक्स जमा नहीं करता तो क्या करता था? जमीन नीलामी कर देता था। लेकिन इस व्यवस्था के तहत कम से कम ये तो हुआ कि किसान का ज़मीन भी बना रहेगा। और क्या किया गया जी? और दूसरी बात का टैक्स भी कम लगा, कम से कम 10 मन तो बचा, 10% तो बचा। लेकिन प्रत्येक 30 वर्ष बाद लगान की राशि में बदलाव किया जाना तय किया। और उसके बाद बाबू देखो 30 साल बाद बोला कि देखो अभी तो हम कुछ नहीं करेंगे, इन 30 साल बाद ही हम क्या करें, इसमें टैक्स वगैरह में कुछ बदलाव करेंगे। अभी तक किसान इसमें खुश था। और इसमें किसान को क्या किया गया जी? ज़मीन का मालिक माना गया। कि किसान को बोला कि देख भाई ज़मीन तोरे है, तू खेती उपज कर, कोई दिक्कत नहीं है ना, तोरा ज़मींदार तोरा कोनो परेशान करेगा ना हम तोरा परेशान करेंगे। हमको सिर्फ 50% टैक्स चाहिए और हम 30 साल तक हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, ज़मीन तोरे होगा। कौन बोला? अंग्रेज बोला। लेकिन उसमें और ये भी बोला कि देख ज़मींदार जान तो तोरा ज़मीन को कब्जा नहीं सकता है। वो तो अस्थायी बंदोबस्त में क्या करता था? कब्जा लेता था, टैक्स जमा नहीं कहते तो ज़मीन हटाओ। लेकिन हम बोले कि इसमें भाई हम तोरा ज़मीन छीनेंगे नहीं, तोरा जितना होगा उतना हमको टैक्स दे देना आधा, बाद में तो ज़मीन पर खेती करो। तो इसमें ज़मीन का मालिक कौन बना? मालिक किसान बना। कौन बना? किसान बना। ठीक। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई कि रैयत वाली व्यवस्था में किस किसान को क्या माना गया, तो ज़मीन का मालिक माना गया। इसमें कैसे क्या था? तो पहले देख ले कि कौन खेत में कितना उपजता है। उपजने के बाद उसका एवरेज निकाला। एवरेज निकालने के बाद कितना प्रतिशत? 50%। तो इसमें किसान को फ़ायदा था कि अस्थायी बंदोबस्त में फ़ायदा था? इसमें रैयत वाली में। अच्छा, अस्थायी बंदोबस्ती में क्यों नहीं फ़ायदा था? क्योंकि सर ज़्यादा ले लेता था। एक तो ज़्यादा लेता था, मात्र 40% बचता था, मान लो 40 मन। और लेकिन ऊपर से क्या, अगर टैक्स जमा नहीं किया तो क्या होता था? ज़मीन छीन सकता था, लेकिन नीलामी कर देता। लेकिन इस व्यवस्था में ऐसा था नहीं था। इस व्यवस्था में कितने साल के लिए टैक्स फिक्स किया गया? 30 साल के लिए टैक्स फिक्स किया गया। अब बाबू जानते हो, अब बाबू एक और जो व्यवस्था आया वो है महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था। अब आओ महलवाड़ी व्यवस्था। ये व्यवस्था भी जानते हो बाबू एक हिसाब से उस टाइम के लिए ठीक था अस्थायी बंदोबस्ती की तुलना में। महलवाड़ी व्यवस्था, इसमें बाबू अंग्रेज कैसे टैक्स लेता था ये पता बाबू? ये जो व्यवस्था था आपका पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये एरिया में बाबू इसको लागू किया गया। इसमें क्या किया जाता था सुनो, उन्होंने डायरेक्ट क्या किया, वो सीधा किसानों की जगह गांव या काफ़ी बड़े ज़मीन मालिक या परिवार जिन्हें महल कहा जाता था, इकाई माना और उसके साथ लगन वसूलने का इकरार किया गया। इस व्यवस्था में क्या किया गया जी, देखा कि इस गांव में कौन सबसे बड़ा परिवार है और या तो फिर किसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है।
किसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, या तो फिर किसका परिवार बड़ा है। यानी गांव के बड़े किसान या परिवार को क्या किया गया, देख लिया। देख लेने के बाद रे बाबू क्या किया, उसको क्या किया, उसको बोला कि देख भाई, तू जितना तुरंत टैक्स होगा ना तू वसूल करके आजू बाजू में जो भी तुम्हारा होगा आजू बाजू में उसको सारा टैक्स वसूल करके तुम क्या करो, मतलब जगह हमको पहुंचा देना। और कुछ नहीं कहा कि देख भाई। और इसमें क्या करता था जी, उपज के से खेती के खर्च को घटाकर जो बचता था, ये व्यवस्था में क्या किया गया बाबू, जितना तोरा खर्च लगा, खेती को उपजाने में खर्च लगा, मान लो आपने क्या किया, 1 बीघा मकई लगाया, तो 1 बीघा मकई लगाने में बाबू आज का डेट में बाबू लगभग और 40,000 का मकई हुआ आपका। ठीक है, सुनो, 40,000 का मकई हुआ। आपने बाबू क्या किया जी, 15,000 खर्चा किया, तो खर्चा करके बचा कितना, 25,000 तोरा फायदा हुआ। तो इस 25,000 का अब आधा करो, 25,000 का आधा कितना, हाँ बस ये 12,500 रुपया तुम टैक्स दे दो, काम खत्म। यह व्यवस्था थी महलवाड़ी व्यवस्था में। जबकि अस्थायी बंदोबस्ती में सब कुछ नहीं, तोरा उपजाए जितना उपजा तू पहले तू 40% तू रखो। रैयतवाड़ी व्यवस्था में 50%, लेकिन इसमें बोला कि नहीं तोरा 50% हम लेंगे, लेकिन एक कंडीशन भी है, जा भाई तोरा खेती में जितना खर्चा हुआ तो खर्चा को क्या करो, काट लो, खर्चा को काट लो तुम। और खर्चा करने के बाद, खर्चा काटने के बाद तुम्हारा जितना बचेगा फायदा लाभ होगा ना, उस लाभ का हमको आधा देना, उस लाभ का आधा देना। जैसे मान लो 1 बीघा मकई में अभी 40,000 होता है, 15,000 के आसपास क्या तोरा खर्चा है, तो बचा कितना, फायदा कितना, 25,000। अब इस 25,000 का आधा ही क्या करना होगा तुमको बाबू, अंग्रेज को टैक्स देना होगा महलवाड़ी व्यवस्था में। यानी 12,500 ये तुमको क्या करना होगा, टैक्स देना होगा। ये व्यवस्था कुछ हद तक भी क्या थी, उस टाइम के लिए क्या थी, ठीक थी। लेकिन सबसे खतरनाक कौन था, अस्थायी बंदोबस्ती था। अब देखो रे बाबू, सुनो, अब सवाल ये है कि भैया भारत के किन किन क्षेत्रों में बाबू ये तीनों प्रकार की व्यवस्था था। तो देखो जी, 19% क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्ती थी, ठीक है, 29% में महलवाड़ी और 52% में रैयतवाड़ी। यानी आधा से ज़्यादा क्या था, रैयतवाड़ी ही था। 19% क्या था, अस्थाई था। 29% क्या था, महलवाड़ी था। ठीक है, तो समझ में आया। अब हमको रिपीट करने दो थोड़ा सा 2 मिनट में। अच्छा एक बात बोलो तो भैया, रैयतवाड़ी व्यवस्था में कितना प्रतिशत अनाज टैक्स लेता था, अंग्रेज, और 15% कौन लेता था, जमींदार और महल, और बचता कितना था, 40% का कौन लेता था, किसान। अच्छा बाबू, किस व्यवस्था के तहत अगर सूरज डूबने से पहले अगर लगान ना दिया जाए तो उसका ज़मीन खत्म, अस्थाई। अच्छा, अस्थाई के बाद कौन आया भैया, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी में ज़मीन का मालिक किसको माना गया, किसान को। किसान को क्या बोला कि देखो भैया, तोरा जितना उपजेगा तुम उपजा लो, हाँ, और उसका 50% तुम हमको क्या करना, दे देना। तोरा ज़मीन हम क्या करेंगे, नहीं छीनेंगे, तोरा ज़मीन रहेगा क्या। अच्छा, 30 साल के लिए बोले कि 30 साल तक तो कुछ करवे नहीं करेंगे। अच्छा, महलवाड़ी व्यवस्था में क्या किया गया, पूरे गांव का, हाँ, पूरे गांव के कोई बड़का किसान को देखा और बोलोगे देख भाई तू वसूल, लेकिन कैसे करके वसूलना है, तोरा पहले किसान का पहले पता करो कि कितना टका उसका खर्चा हुआ है। खर्चा को क्या करना है, घटाना है। घटाने के बाद जितना बचेगा फायदा ठोका क्या करना है, फायदा का आधा करना है ना। अच्छा भाई,
अस्थायी बंदोबस्त कितने क्षेत्र में प्रतिशत में फैला था? 19। और महलवाड़ी 29। रैयतवाड़ी 52% क्षेत्र में फैला हुआ था। क्या कोई दिक्कत है तीनों टॉपिक समझने में? ठीक है, हम आपको आज के लिए इतना ही मिलते हैं, और वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कर ले। ठीक, अब हम आपको, अरे तुम एक इसका थंबनेल बना दो, लगान व्यवस्था ला दो, वीडियो अपलोड में लगा दो मेरे जा। हाँ लाओ ना, मोबाइल लाओ। अब फुल तो मोबाइल लगो होय है कैसे बे वीडियो